स्टूडेंट, आज हम रीड लेवल फर्स्ट में अपना जो टॉपिक चल रहा था ज्योमेट्री, उसके अंतर्गत समतलीय आकृतियाँ देखेंगे। अपना उसमें ठोस और समतल आकृतियाँ दे रखा है अपने कोर्स में, तो आज हम देखते हैं समतलीय आकृतियाँ। समतलीय वक्र या समतलीय आकृतियाँ, और आपके सिलेबस में जिसका नाम है ज्योमेट्रीय आकृतियाँ या उनकी विशेषताएं, है ना। तो देखिए समतलीय वक्र क्या होता है। अब समतल, जैसे अपना ये बोर्ड है, इसको हम समतल मान सकते हैं। समतल मतलब जिसमें सिर्फ और सिर्फ लंबाई और चौड़ाई दो ही चीज़ हो, वो अपना समतल है। अब समतलीय वक्र क्या होगा कि जैसे कोई बिंदु है, यानी मैंने इस चौक को इस बोर्ड पे रखा और मैं बिल्कुल हाथ हटाए बिना यदि मैं कुछ भी एक संरचना बनाती हूँ बंद हो, तो ये एक समतलीय वक्र हो गया अपने पास, है ना। क्या है ये? समतलीय वक्र। अब समतलीय वक्र तो ये हो गया, लेकिन अपने सिलेबस में जो है वो आकृतियाँ दे रखी हैं कई प्रकार की। तो वो आकृतियाँ वो बहुभुज से मिलकर बनी होती है, जिन्हें हम क्या बोलते हैं? बहुभुज, यानी बहुत सारी भुजाएं। ठीक है, नाम से क्या पता चल रहा है? बहुभुज मीन्स बहुत सारी भुजाएं। तो बहुभुज की अपनी परिभाषा होगी कि केवल रेखाखंडों से, केवल रेखाखंडों से मिलकर बना वक्र एक बहुभुज कहलाता है। बहुभुज कहलाता है। अब देखिए रेखाखंड मैं आपको पहले समझा चुकी हूँ कि रेखाखंड क्या होता है ना। तो केवल और केवल रेखाखंडों से मिलकर बना होना चाहिए, चाहे वो आकृति इस प्रकार से हो या एक सिंपल त्रिभुज हो या कुछ भी हो सकती है, बस लेकिन उसमें क्या हो? सिर्फ और सिर्फ रेखाखंड हो। तो ये आकृतियाँ क्या कहलाएंगी? बहुभुज। और इनकी भुजाओं के आधार पर इनके नाम दे दिए। जैसे 3 भुजाएं इसमें, तो नाम क्या हो गया? त्रिभुज। 3 भुजा वाला त्रिभुज हो गया। इसमें कितनी भुजाएं दिख रही हैं आपको? 1 2 3 4 5, तो इसका नाम रख दिया पंचभुज। इसमें आपको 1 2 3 4 5 6 भुजाएं दे रखी है, तो इसका नाम रख दिया षटभुज। तो इस प्रकार से तो इनका नामकरण कर दिया इनकी भुजाओं के आधार पर। तो हमारे सिलेबस में जो आकृतियाँ आपको दी हुई हैं, अब हम उसके बारे में पढ़ते हैं। तो देखिए बहुभुज में ही देखो सबसे पहले अपने आता है एक समलंब चतुर्भुज। समलंब चतुर्भुज के लिए चतुर्भुज जाना तो आवश्यक है ही। चतुर्भुज क्या होता है? देखिए चतुर्भुज नाम से ही पता चल रहा है, 4 भुजाओं से घिरी बंद आकृति क्या कहलाती है? चतुर्भुज। 4 भुजाओं से घिरी बंद आकृति चतुर्भुज कहलाती है। अब देखिए चतुर्भुज किस प्रकार के होते हैं। कई प्रकार के चतुर्भुज हैं अपने सिलेबस में। सबसे पहले अपन लेते हैं समलंब चतुर्भुज। समलंब चतुर्भुज। तो देखिए समलंब चतुर्भुज क्या होता है? ऐसा चतुर्भुज, ऐसा चतुर्भुज जिसके दो भुजाएं समांतर हो, आमने सामने की 2 भुजाएं समानांतर हो, जिसमें आमने सामने की भुजाओं का, आमने सामने की भुजाओं का एक युग्म समांतर हो। अब भाई इसका क्या मतलब है एक युग्म का? कि अब देखो चतुर्भुज है, ये एक चतुर्भुज है, तो इसमें 4 भुजाएं होंगी, तो युग्म का मतलब है जोड़ा, है ना। तो एक जोड़ा, या तो ये और ये वाला जोड़ा मान लो, ये समानांतर होने चाहिए, यानी एक दूसरे को कभी भी नहीं काटे आगे मिलाने पर, या फिर ये वाला, ये किसी प्रकार हो सकता है, इस प्रकार की ये आकृति मान लो। अब देखो ये दोनों रेखाएं तो नहीं है ना समानांतर, ये तो आगे बढ़ाने पर एक दूसरे को काटेंगी, लेकिन ये दोनों रेखाएं क्या है?
समांतर है। तो इस प्रकार से कोई भी एक जोड़ा, एक युग्म क्या हो, समांतर हो, तो इसे हम क्या बोलते हैं, समलंब चतुर्भुज। अब समलंब चतुर्भुज में सिर्फ एक तो इसकी कंडीशन देखो, दो ही कंडीशन याद रखनी है आपको कि एक तो एक भुजा मतलब दो भुजाएं या फिर एक जोड़ा क्या हो, समांतर हो। सेकंड इसकी क्या कंडीशन है कि इसके जो विकर्ण होते हैं, विकर्ण कौन से होते हैं भाई, जो शीर्ष होते हैं ना, सम्मुख शीर्ष, उनको मिलाने पर विकर्ण बनता है, इसे हम क्या बोलते हैं, विकर्ण बोलते हैं। तो एक विकर्ण तो ये हो गया और एक विकर्ण ये हो गया। तो इसके जो विकर्ण होते हैं ये एक दूसरे को हमेशा समान अनुपात में काटते हैं। ये सेकंड बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि समलंब चतुर्भुज के विकर्ण समान अनुपात में काटते हैं, समान अनुपात में काटते हैं। अब कैसे समान अनुपात में, इसको समझो। जैसे ये ए बी सी डी क्या है, एक समलंब चतुर्भुज है और इसके विकर्ण एक दूसरे को ओ बिंदु पर काट रहे हैं। कौन से बिंदु पर, ओ बिंदु पर। तो देखिए अब ए सी क्या है, इसका एक विकर्ण है, तो ए सी और बी डी ओ बिंदु पर एक दूसरे को काट रहे हैं। तो जो अनुपात ए ओ और ओ सी का रहेगा, ओ सी का, उसी प्रकार से वही अनुपात क्या रहेगा, बी ओ और ओ डी का रहेगा। आई बात समझ में कि इसके विकर्ण समान अनुपात में काटेंगे। कि आपको यदि इसका अनुपात दे रखा है तो इसका मतलब समझ जाइए कि दूसरा विकर्ण का अनुपात भी समान इसी प्रकार से रहेगा। ये तो हो गई समलंब चतुर्भुज की कंडीशन। इसमें सिर्फ दो ही बातें आपको ध्यान में रखनी है। अब समलंब चतुर्भुज के बाद में आता है अपना समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज देखो, समांतर चतुर्भुज बहुत ही सिंपल लगता है लेकिन फिर भी इसमें गलती हो जाती है बच्चों से। देखो क्या गलती होती है इसमें, पहले तो इसको समझ लो कि समांतर चतुर्भुज, सब बच्चों ने सिर्फ और सिर्फ एक ही परिभाषा याद कर रखी है कि ऐसा चतुर्भुज जिसके आमने सामने की भुजाएं समांतर हो। लेकिन फिर अपन ये भूल जाते हैं कि आमने सामने की भुजाएं कौन सी वाली भुजाएं। कई बच्चे सोचते हैं कि सिर्फ और सिर्फ यही वाली समांतर होती है, कोई सोचता है यही वाली समांतर होती है, जबकि हमें ये ध्यान रखना है कि इसकी आपस में सम्मुख भुजाएं समांतर होती हैं। समांतर चतुर्भुज है भाई, चार भुजाएं तो होंगी और चार भुजाओं में सम्मुख भुजाएं, यानी ये भुजा इसके समानांतर होगी और ये भुजा इसके समानांतर होगी, ये तो समांतर चतुर्भुज हो गया। अब परिभाषा तो आपके दिमाग में बैठ गई कि ऐसा चतुर्भुज जिसकी सम्मुख भुजाएं क्या हो, समानांतर हो, उसे हम समांतर चतुर्भुज कहते हैं। लेकिन क्वेश्चन कहाँ से आता है, क्वेश्चन आता है इसके बारे में, इसके विकर्णों के बारे में। और परिभाषाएं जो है अपनी उसमें ये चीज़ें तो नहीं होती है ना, तो परिभाषा तो अपने दिमाग में रहती है कि नाम समांतर चतुर्भुज है तो आमने सामने की भुजाएं समांतर होंगी, लेकिन विकर्ण अपन भूल जाते हैं। तो देखिए ए बी सी डी एक क्या है, समांतर चतुर्भुज है, क्योंकि इसकी आमने सामने की भुजाएं समानांतर है। अब इसके विकर्णों के बारे में क्या है, ए सी एक विकर्ण है और बी डी एक विकर्ण है। तो आपको इसकी एक कंडीशन याद रखनी है कि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, समद्विभाजित करते हैं। अब इसका क्या मतलब है उसको समझो। एक दूसरे को समद्विभाजित मतलब समान दो भागों में बांटते हैं। ए सी जो विकर्ण है उसको ये जो बिंदु O है ये समान दो भागों में विभाजित कर रहा है। मतलब यदि ए सी की लंबाई 10 आपको दे रखी है ना, तो AO का मान आपको पता चल जाएगा कि AO का मान भाई 5 है और OC का मान भी 5 है, ये है इसका मतलब, ठीक है। और इसी प्रकार से आपको BD की लंबाई दे रखी है। अब समद्विभाजित का मतलब ये भी नहीं है कि दोनों विकर्ण समान होते हैं, इसमें दोनों विकर्ण बिल्कुल भी समान नहीं हो सकते, है ना। तो BD का मान यदि आपको दे रखा है 12 है तो BO का मान कितना हो जाएगा, 6,
और ओडी का मान भी 6 हो जाएगा। इस प्रकार से समद्विभाजित करता है, यानी 2 बराबर भागों में बांटता है। अगर आपको इसका मान 5 दे रखा है और इसका मान 6 दे रखा है तो आप इसकी पूरे विकर्ण की लंबाई भी ज्ञात कर सकते हैं कि AC की लंबाई भाई 10 हो जाएगी और इसकी 12 हो जाएगी। इस प्रकार से ये समांतर चतुर्भुज के विकर्णों के बारे में था। अब एक बात ये पूछ ली जाती है कि क्या सभी समलंब चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज होते हैं क्या? तो हाँ होते हैं। क्यों? क्योंकि समलंब चतुर्भुज में सिर्फ और सिर्फ एक ही तो युग्म समांतर होता है, तो भाई वो कंडीशन तो इसकी पूरी हो रही है इसमें। दूसरी बात कि उसके विकर्ण समान क्या करते हैं, अनुपात में एक दूसरे को काटते हैं। तो समान अनुपात में जो अनुपात, वो वाली भी कंडीशन इसमें होगी कि जिस अनुपात में ये और ये रहेगा उसी अनुपात में ये और ये रहेगा, वो कंडीशन भी इसमें रहेगी। तो आपको ये याद रखना है कि सभी समलंब चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज होते हैं। ठीक है, इसके बाद में अपने आती है वर्ग और आयत। जो अपने बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसमें से भी बहुत बार गलती कर जाते हैं बच्चे, छोटी छोटी बातें होती हैं पर गलती हो जाती है। आयत देखो, सभी को पता है भाई आयत की परिभाषा तो कोई नई नहीं है। ऐसा चतुर्भुज जिसके आमने सामने की भुजाएं कैसी हो, समान हो, है ना, लंबाई में समान हो, सबको पता है। और उसके चारों कोण कैसे हो, समकोण हो। ये देखो चारों कोण समकोण हो गए, इसे हम क्या कहते हैं, आयत कहते हैं। वापस सुन लो, आयत ऐसा चतुर्भुज जिसकी आमने सामने की भुजाएं कैसी हो, बराबर हो और चारों कोण समकोण हो, उसे हम क्या कहेंगे, आयत कहेंगे। अब देखिए परिभाषा के बाद में बातें करते हैं कि इसके विकर्णों में क्या रिलेशन है। तो देखो आयत के जो विकर्ण होते हैं, आयत के विकर्ण, एक तो पहली कंडीशन तो ये होती है कि आयत के विकर्ण दो ही विकर्ण होंगे चतुर्भुज में, तो कि आयत के विकर्ण बराबर होते हैं, लंबाई में बराबर होते हैं। दूसरी कंडीशन, विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। इसका मतलब कि समांतर चतुर्भुज भी एक आयत है। सभी समांतर चतुर्भुज क्या होते हैं, आयत हो सकते हैं यदि उनमें 90 डिग्री का कोण बन रहा है, यदि उनमें 90 डिग्री का कोण बन रहा है। चारों कोण कितने डिग्री के हैं, 90 डिग्री के। या फिर इसका अपोजिट बोले तो कि सभी आयत समांतर चतुर्भुज होते हैं। भाई उसमें तो कंडीशन लग गई कि समांतर चतुर्भुज में यदि चारों कोण 90 डिग्री के हैं तो वो क्या होगा, आयत कहलाएगा। लेकिन हम ये कह सकते हैं कि सभी आयत क्या होते हैं, समांतर चतुर्भुज होते हैं। इस प्रकार के क्वेश्चन अपने रीट में बहुत आए हैं कई बार। ठीक है, तो इसमें अपना दिमाग लगाना पड़ता है बहुत बार कि ये क्या पूछना चाह रहा है। तो देखो ये क्या कह रहा है कि सभी आयत समांतर चतुर्भुज होंगे, क्योंकि इसमें देखो आमने सामने की भुजाएं समांतर होती हैं। ठीक है, और इस अपने का विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित कर रहे हैं कि दोनों कंडीशन, अब इसकी दोनों कंडीशन ये मान रहा है समांतर चतुर्भुज की। इसका मतलब सभी आयत कैसे होते हैं, सभी आयत समांतर चतुर्भुज होते हैं, लेकिन सभी समांतर चतुर्भुज आयत नहीं हो सकते। ठीक है, ये बात अपन को ध्यान में रखनी है। तो ये तो हो गई आयत की बात। अब अपन वर्ग देखते हैं इसी में, ताकि दोनों में आपको रिलेशन समझ में आ जाए कि आयत और वर्ग का क्या डिफरेंस है। अब देखो वर्ग भी सभी बच्चे जानते हैं कि ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं समान हो उसे हम क्या कहेंगे, वर्ग कहेंगे। और प्रत्येक कोण कैसा होना चाहिए, समकोण होना चाहिए। ये तो इसकी परिभाषा हो गई कि भाई प्रत्येक कोण तो समकोण हो और चारों भुजाएं लंबाई में समान हो, जैसे ये बराबर होनी चाहिए 4 4 4 4, तो ही ये क्या कहलाएगा, वर्ग कहलाता है। अब इसके विकर्ण के मध्य में क्या रिलेशन है ये हम देखते हैं। तो देखो वर्ग के जो विकर्ण होते हैं, वर्ग के विकर्ण ये एक दूसरे को, भाई लंबाई में तो समान होंगे ही, लंबाई में तो समान होते हैं, पहली कंडीशन तो हो गई। वर्ग के विकर्ण बराबर होते हैं, वर्ग के विकर्ण बराबर होते हैं।
दोनों विकर्ण लंबाई में समान होंगे। दूसरी कंडीशन क्या हो गई? दूसरी कंडीशन है कि वर्ग के विकर्ण एक दूसरे को लंबवत काटते हैं। कैसे काटते हैं? लंबवत। ठीक है, लंबवत का मतलब क्या है? आप देखिए, लंबवत का मतलब एक विकर्ण ये आ रहा है और दूसरा विकर्ण ये है, तो ये आपस में 90 डिग्री का कोण बनाएंगे आपस में। ठीक है, इस प्रकार से इस विकर्ण में और इस विकर्ण में 90 डिग्री का कोण होता है, तो ये लंबवत एक दूसरे को काटते हैं। यदि ये कंडीशन इसमें है तो ये वर्ग है। ये तो हो गया आयत और वर्ग में आपस में क्या संबंध है। अब देखिए इसके बाद में अपने एक आकृति है पतंग। भाई पतंग किस प्रकार की आकृति होती है, तो इसको इस प्रकार से समझते हैं। पतंग आप सबने देखी हुई है, लेकिन इसको ये याद रखो दिमाग में कि इस प्रकार की पतंग होती है ना। लेकिन इसके दो जो भुजाएं होती हैं, यानी जो एक ही शीर्ष से निकलती हैं, इन भुजाओं को अपन क्या बोलते हैं? आसन्न भुजाएं। जो एक ही शीर्ष जिसमें कॉमन होता है ना, उसे क्या बोलते हैं? आसन्न भुजाएं। तो जो आसन्न भुजाएं यदि बराबर है, यानी ये भुजा इसके बराबर है और ये भुजा इसके बराबर है, तो जब आसन्न भुजाएं बराबर हो या आसन्न भुजाओं का एक युग्म बराबर हो, यानी ये भुजा इसके बराबर और ये भुजा इसके बराबर, आसन्न भुजाओं का युग्म बराबर हो, दोनों बराबर होनी चाहिए, ये इसके बराबर और ये इसके बराबर, तो वह आकृति क्या कहलाती है? पतंग कहलाती है। पतंग कहलाती है। अब अगली आकृति है अपनी समचतुर्भुज। समचतुर्भुज नाम से पता चल रहा है, समचतुर्भुज यानी जिसकी चारों भुजाएं समान हो, चारों भुजाएं समान हो। तो वही इसमें और वर्ग में क्या अंतर है? इसमें और वर्ग में, वर्ग की भी चारों भुजाएं समान होती है और समचतुर्भुज की भी चारों भुजाएं समान होती है। तो देखो इसमें अंतर ये होता है कि जो वर्ग होता है उसके चारों कोण समकोण होते हैं, लेकिन समचतुर्भुज के चारों कोण समकोण हो ये अपना आवश्यक नहीं है। तो इसकी आकृति अपन इस प्रकार से भी खींच सकते हैं। देखो, ठीक है, ये एक समचतुर्भुज है जिसकी चारों भुजाएं ये मान लो 5 5 5 5 की हैं, तो इसकी चारों भुजाएं बराबर होगी। अब देखिए वर्ग से इसकी तुलना करें तो चारों भुजाएं इसकी समान है, लेकिन इसके जो विकर्ण हैं, इसके जो विकर्ण हैं वो बराबर नहीं होते। ये डिफरेंस हो गया, दोनों में बराबर नहीं होते, इसके विकर्ण बराबर नहीं होते। जैसे कि मान लो ये वाला यदि 4 सेंटीमीटर का है तो ये वाला विकर्ण इसका 6 सेंटीमीटर का हो जाएगा। देख लो, दिखने में भी लग रहा है अपन को डिफरेंस कि ये 6 है और ये 4 है, तो विकर्ण इसके बराबर नहीं होते। और जो तीसरी इसकी जो कंडीशन है या गुण कहो इसका, वो उससे मिलता है वर्ग से, कि इसके विकर्ण एक दूसरे को लंब समद्विभाजित करते हैं, यानी 90 डिग्री का कोण बनाएंगे, कि विकर्ण लंब समद्विभाजित करते हैं। तो इसके विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित तो करते हैं, यानी बराबर 2 हिस्सों में बांटेंगे। जैसे कि ये 6 सेंटीमीटर का है तो 3 इधर है और 3 इधर है, बराबर समान भागों में विभाजित कर रहे हैं, और लंब एक दूसरे के लंबवत भी है, दोनों विकर्ण एक दूसरे के लंबवत है। तो ये विशेषता तो किससे मिली है? अपनी वर्ग से। ठीक है, इसका मतलब सभी वर्ग क्या होते हैं? समचतुर्भुज कहलाते हैं, है ना। अच्छा, दूसरा यदि पतंग से इसकी तुलना करें तो सभी पतंग समचतुर्भुज होते हैं। क्यों? क्योंकि भाई इसकी कंडीशन सिर्फ ये थी कि आसन्न भुजाओं का एक युग्म, यानी दोनों युग्म इसके क्या हो? बराबर हो। तो ये और ये इसके बराबर है, ये और ये इसके बराबर है। ठीक है, तो सभी पतंग क्या होते हैं? समचतुर्भुज होते हैं, और सभी समचतुर्भुज क्या होते हैं? वर्ग होते हैं। तो इसमें सिर्फ ये कंडीशन नहीं है इसके चारों कोण समकोण नहीं होते, ये आवश्यक नहीं है। यदि चारों कोण समकोण हो गए तो ये आकृति क्या कहलाने लग जाएगी? वर्ग कहलाने लग जाएगी, और इसके जो विकर्ण हैं वो भी कैसे हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। अब देखिए कोणों की बात करें तो एक समांतर चतुर्भुज में एक कंडीशन अपनी छूट गई, वो देख लो अब, कि समांतर चतुर्भुज
इस प्रकार की जो आकृति होती है, इसके कोणों के बारे में बताना भूल गई थी मैं कि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख जो कोण होते हैं ये हमेशा बराबर होते हैं। ये आपको कंडीशन याद रखनी है कि समांतर चतुर्भुज के, क्योंकि इस प्रकार के क्वेश्चन आए हुए हैं एग्जाम में, समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, बराबर होते हैं। और सम्मुख कोण कौन से होते हैं? जैसे कि ABCD क्या है, एक समांतर चतुर्भुज है, ठीक है। तो कोण A के सम्मुख कोण कौन सा हो गया? C, ठीक है। तो कोण A तो बराबर हो जाएगा कोण C के, और कोण B बराबर हो जाएगा कोण D के। एक तो ये बात हो गई। दूसरे इसके जो आसन्न कोण है, अब आसन्न कोण कौन सा होता है? जैसे ये कोण A है और ये कोण B है, ठीक है। तो ये दोनों कोण आसन्न कोण कहलाते हैं। मतलब यदि दो कोणों के बीच में एक रेखा कॉमन हो, एक भुजा कॉमन हो, तो वो दोनों कोण क्या कहलाएंगे? आसन्न कोण, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में ये भुजा कॉमन है, इसलिए A और B आसन्न कोण हो गए। तो आसन्न कोण, या दूसरा आसन्न कोण याद नहीं रहे तो क्रमागत कोण, क्रमागत कोण, यदि अपन ये माने कि ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है और ये 4 कोण है, तो दो क्रमागत कोणों का योग 180 डिग्री होता है, ये याद रख लेना, ठीक है। क्रमागत कोण, आसन्न कोण या क्रमागत कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ये तो इसके कोणों के बारे में बात हो गई समांतर चतुर्भुज के।